हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी के एक अब्राहम मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी। इसके बारे में बात करेंगे। ये हर साल लगभग 3 क्वेश्चंस इस थ्योरी से पूछे जाते हैं, लगभग हर पेपर में। एक तो कंफर्म है, लेकिन मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस हर सेट में पूछे गए हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा डिटेल वाइज इसको आज पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत क्या है। तो आपको इस सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, जो एक ट्रायंगल के आकार का है, जिसमें हमने लिखा हुआ है शारीरिक अवस्थाएं, सुरक्षात्मक अवस्थाएं, प्रेम व अपनत्व की अवस्थाएं, सम्मान की अवस्थाएं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आत्मसिद्धि। तो फ्रेंड्स, ये हम बात करने वाले हैं आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत के बारे में। मैस्लो ने आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत एक दिया था, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कुछ थ्योरी दी हैं। वो थ्योरी आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होंगी। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में शारीरिक अवस्थाओं को, फिज़िकल नीड्स, सबसे पहली जो हमारे जीवन में मनुष्य को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कि बेसिक नीड्स क्या होती है एक ह्यूमन को, एक इंसान की बेसिक नीड्स क्या होती है, उसी को हायरार्की थ्योरी मैस्लो ने बताया है। सबसे पहला पॉइंट जो होता है, ये ट्रायंगल में ये इस बॉक्स में देखिए शारीरिक अवस्थाएं लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? शारीरिक अवस्थाएं, जिसको साइकोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं एक ह्यूमन नेचर की? एक ह्यूमन की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? बाई फूड की जो एक स्लोगन है कि मतलब 2-3 वक्त का मतलब क्या है कि खाना इंसान को मिल जाए, पानी, शेल्टर यानी छत, एयर हवा, स्लीप मतलब अच्छी नींद, क्लॉथिंग कपड़े वगैरह, और रिप्रोडक्शंस। तो ये कुछ 6 बेसिक नीड है जो ह्यूमन शारीरिक अवस्थाओं के अंतर्गत आता है, जिनको मैंने यहाँ पर पी से डिनोट किया हुआ है। ये मैस्लो थ्योरी ज़्यादातर याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। PSLES, एस फॉर पर्सनल सेफ्टी, एस फॉर सुरक्षात्मक अवस्थाएँ क्या होगी? सुरक्षात्मक अवस्थाएं, पर्सनल सेफ्टी क्या होती है? दूसरा, जब इंसान को फूड, वाटर, शेल्टर्स, एयर, स्लीप, क्लॉथिंग और रिप्रोडक्शन ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसको कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है, लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए होती है। वो सिक्योरिटी क्या होती है? जैसे पर्सनल सिक्योरिटी हो गया कि मतलब जो व्यक्ति है, व्यक्तिगत मतलब हम लोग काफ़ी चीज़ें जैसे LIC वगैरह हो गया, सब पॉलिसीज़ वगैरह करवाते हैं, वो सब एक सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है, जिससे आगे चलकर हम लोग को अगर कुछ कोई विपदा आती है तो उसमें वो उससे डील करने में आसानी होती है। इस वजह से उसको सिक्योरिटी के अंतर्गत रखा गया है। एम्प्लॉयमेंट मतलब एक अच्छी सी जॉब हो, आदमी सेटल्ड हो, वेल सेटल्ड हो, करियर अच्छा हो। हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो हेल्थ को सेफ्टी रखा जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस लोग करवाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, और प्रॉपर्टी मतलब हमारा घर हो गया, कि एक बेसिक नीड क्या होती है हम लोगों के मिडिल क्लास फैमिली में मैक्सिमम ये होता है कि अपना घर हो, अच्छी सी जॉब हो, पर्सनल सेफ्टी हो, हेल्थ सही हो। ये सब कुछ बेसिक्स नीड्स होती हैं जो एक हर ह्यूमन नेचर को चाहिए होती हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? सुरक्षात्मक अवस्थाएं। द थर्ड पॉइंट इज़ फ्रेंडशिप, इंटीमेसी एंड फैमिली। तो प्रेम व अपनत्व की आवश्यकताएं। प्रेम व अपनत्व, फ्रेंड्स, जैसे हम लोग को जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो हम किसी की जब हमारा जो माइंड होता है वो हर वक्त एक ही कंडीशन में नहीं रहता है। उसको कभी कभी किसी मतलब कोई ऐसा होना चाहिए हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में होना चाहिए, जो अपने जिससे हम कोई बात खुलकर बोल सकें, खुल के समझ सकें, कोई हमें समझने वाला। सबके अंदर बेसिक्स ये नीड्स हैं। सब कोई हमें हो जो समझे, और कोई हो जो मेरी तरह हमसे बात करे। सबकी एक बेसिक नीड्स होती हैं। इसीलिए यहाँ पर फैमिली है, जो कि फैमिली के अलावा मुझे नहीं लगता कोई रिलेशन आज के टाइम पर है इतना जो आपको समझ सकता है। फ्रेंडशिप की तो बात ही अलग है,
क्योंकि जो फैमिली नहीं समझ सकती वो अक्सर फ्रेंड्स समझ लिया करते हैं। तो ये सब बेसिक नीड्स हैं, प्रेम व अपनत्व। जब ये 2 पॉइंट्स जब साइकोलॉजिकल नीड्स, पर्सनल सेफ्टी हो जाती है तो प्रेम व अपनत्व की आवश्यकताएं होती है ह्यूमन को अपने लाइफ में। फोर्थ पॉइंट इज़ सम्मान की आवश्यकता है। मिडिल क्लास हो या कोई भी क्लास हो, सब मनुष्य सभी मानो यही चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हर जगह से रिस्पेक्ट मिले, सेल्फ स्टीम, सम्मान मिले, मतलब स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले, फ्रीडम, स्वतंत्रता हो, हमें किसी भी काम में कोई मतलब रोक टोक ना हो, मेरी पूरी स्वतंत्रता हो, और एक सम्मान, समाज में एक स्टेटस स्टेबल हो जाए कि मतलब अब जो कोई भी मतलब हम लोग को देखे वो सम्मान से बात करे। तो ये सब इसकी फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टीम है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आत्मसिद्धि की बात करते हैं। तो जब हम लोग को इन सारी नीड्स, प्रॉपर नीड्स की जब हो जाती है तो हम लोग आत्मसिद्धि की ओर बढ़ जाते हैं। किसकी ओर बढ़ जाते हैं? आत्मसिद्धि का मतलब ये होता है कि जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं उसके बाद एक वक्त ये आता है कि मतलब हम ये सोचते हैं कि एक वक्त बाद सारी ज़रूरतें लगभग ख़त्म हो जाती हैं। तो उस समय, उस टाइम का जो स्टेज होता है, वो पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होता है। क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको आत्मसिद्धि बोला जाता है। तो फिफ्थ स्टेज क्या होती है? आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है P फॉर साइकोलॉजिकल नीड्स, S फॉर सिक्योरिटी, L फॉर फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, लाइक लव। L फॉर, यहाँ पर हमने L को डिनोट किया है लव से, किसको? प्रेम और अपनत्व से। L फॉर लव को यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। E फॉर स्टीम, मतलब सम्मान की आवश्यकताएं होती हैं, इंसान को सम्मान की तो आवश्यकताएं। एंड S फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या होता है? S फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आत्मसिद्धि। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने इसलिए लिखा है ताकि ये याद करने में बहुत ही आसानी, कभी कभी हम लोग इसका क्रम भूल जाते हैं। तो अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है उसमें एक क्रम से याद रखने के लिए कब कौन सा क्रम क्या हो, तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बना PSLES, जो P फॉर साइकोलॉजिकल नीड्स, S फॉर पर्सनल सेफ्टी, L फॉर लव, E फॉर स्टीम एंड S फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाए हुए हैं, वो देखिए। और इसमें अगर आपको ये थ्योरी अगर समझ में आई होगी तो क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। तो सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो सबसे पहले हमने मैस्लो से ऊपर बात की, मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने। तो कौन से यहाँ पर क्या टिक हो जाएगा? आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत दिया गया था। सेकंड पॉइंट इज, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत के मुख्य चरण कितने हैं? ये यहाँ पर 6 गलती से हो गया है। यहाँ पर कितने चरण हैं? 5 चरण है। कितने चरण हैं? 5 चरण है। कितने चरणों की बात की गई है? 5 चरणों में, जिसमें 5 चरण क्या क्या हैं? शारीरिक अवस्थाएं, सुरक्षात्मक अवस्थाएं, प्रेम व अपनत्व की आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं और आत्मसिद्धि। लास्ट में क्या होता है? आत्मसिद्धि होती है। यहाँ पर कितने चरणों की बात की गई है? यहाँ पर 5 चरणों की बात की। कितने चरणों की बात की गई? 5 चरणों की बात की गई है। शारीरिक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? अभी हमने सबसे पहला चरण क्या होता है? शारीरिक अवस्थाएं। तो शारीरिक अवस्थाओं का कौन सा चरण है? पहला चरण है। कौन सा चरण है? पहला चरण है। फोर्थ क्वेश्चन इज, IQ का फुल फॉर्म क्या होता है? अब हम यहाँ पर थोड़ा बुद्धिलब्ध की बात करेंगे, IQ इंटेलिजेंस की बात करेंगे, IQ इंटेलिजेंस कोटेंट की बात करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं बुद्धिलब्ध की। छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद करते हैं इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। IQ का फुल फॉर्म होता है, इससे एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। IQ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटेलिजेंस कोटेंट। इंग्लिश में ही पूछा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में ये नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। हिंदी में भी यही लिख के आ जाएगा कि IQ का पूरा नाम क्या है। तो उसमें इंटेलिजेंस कोटेंट आपको इंग्लिश में ही लिखा दिखाई देगा, इंग्लिश में ही इंटेलिजेंस कोटेंट लिखा होगा, बुद्धिलब्ध नहीं लिखा होगा। तो आपको ये याद रखना है, इसकी इंग्लिश इंटेलिजेंस कोटेंट क्या होती है? इंटेलिजेंस कोटेंट। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, इंटेलिजेंस किस शब्द से मिलकर बना हुआ है? तो इंटेलिजेंस ग्रीक के एक इंटेलिजर शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस मतलब होता है, इंटेलिजेंस इंटेलिजर शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना।
किसी चीज़ को समझना, कोई काम कर, दोस्तों हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। कोई भी काम को समझने के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, किसी काम को करने के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। कि जो भी काम हम लोग करते हैं वो अपने दिमाग से ही करते हैं। और दिमाग किस पर डिपेंड करता है? आईक्यू पर। आपका आईक्यू कैसा है, आपके किस टाइप के एक्शंस क्या हैं, वो सब आईक्यू पे डिपेंड करता है। क्या किस पे डिपेंड करता है? और प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक बच्चे का आईक्यू अलग अलग होता है। सभी का एक समान आईक्यू पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि हमारी जो जीन्स होती हैं, हमारी जो हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकता होती है, वो आईक्यू हमें वहीं से मिलता है कि हमारे पापा मम्मी, ये सब जेनेटिक होता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो जेनेटिक होती हैं, वो वहीं से हम लोगों को प्राप्त होता है। 6 क्वेश्चन इज इंटेलिजेंस किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इंटेलिजेंस जो होता है अनुवांशिक होता है, जो हमारे जीन्स में होता है, जो हमारे माँ बाप से मिलता है हम लोगों को। इंटेलिजेंस किससे प्रभावित होता है? हेरिडिटी, अनुवांशिकता से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? अनुवांशिकता से प्रभावित होता है। और 7th क्वेश्चन इज इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया था, इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कोई काम हम करते हैं, किसी काम को सीखना है, ग्रहण करना है, या कारण पता लगाना है, किसी चीज़ में डिफरेंस पता लगाना है। किसी भी काम को करने के लिए हम लोग को इंटेलिजेंस यानी बुद्धिलब्ध की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको इंटेलिजेंस का अर्थ क्या हो गया? सीखना, ग्रहण करना, कारण पता करना। और जो काम हम बुद्धि से करते हैं वो सब किसके अंतर्गत आता है? इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। तो इंटेलिजेंस बुद्धिलब्ध का यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूले से हम किसी का आईक्यू आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके कई टेस्ट भी होते हैं, आईक्यू टेस्ट होते हैं, काफ़ी रीजनिंग और रीजनिंग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं बच्चे की मेंटल कंडीशन को पता लगाने के लिए कि बच्चा किस टाइप से बिहेव कर रहा है। तो आईक्यू का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? MA/CA/100। MA मतलब मेंटल एज, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल स्टेज मतलब वास्तविक आयु, मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु, इंटू 100। ये आईक्यू का एक बेसिक फार्मूला होता है। जैसे सपोज़ किया जाए कोई 10 साल का बच्चा है, अब आईक्यू को फाइंड कैसे करते हैं? सपोज कोई 10 साल का बच्चा है, उसका दिमाग जो है 12 साल के बच्चे की तरह काम कर रहा है। किसके बच्चे की तरह काम कर रहा है? 12 साल के। तो उसकी मेंटल एज क्या हो गई? 12। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो बाई बर्थ जो उसकी एज है, वो एक्चुअल एज क्या है? 10 साल का बच्चा है, इंटू 100 कर देंगे। इसको जब हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो क्या होता है? 120। 120 जो होता है एक वेरी सुपीरियर आईक्यू है। मतलब एवरेज आईक्यू होता है 90 to 100 एंड 100 to 120 जो होता है, 100 to 120 जो आईक्यू होता है वो हमारा होता है कि मतलब वेरी गुड आईक्यू। ठीक है, इसको वेरी गुड। और जो नॉर्मल एवरेज आईक्यू होता है वो 90 to 100 होता है। तो इस हिसाब से हम लोग आईक्यू इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी इंसान की, किसी भी बच्चे की, उसकी मेंटल जो आईक्यू है उसका पता लगाया जा सकता है। तो 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट टेस्ट, पहला बुद्धि परीक्षण कब किया गया था? पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर सिमन्स के द्वारा किया गया था। 1905 में अल्फ्रेड बिनेट ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण किया था। किससे किया था? पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था। 10th क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। अभी हमने बात की बुद्धि परीक्षण मतलब आईक्यू का परीक्षण कब किया गया था? 1905 में किया गया था। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, मानसिक आयु, मेंटल एज मतलब मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कब दिया गया था? 1908 में दिया गया था। 1908 में अल्फ्रेड बिनेट द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज दिया गया था। और यहाँ पर छोटा सा पॉइंट हमने ये लिख दिया है कि आईक्यू का जो है, आईक्यू सबसे पहले आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम ईस्टर ने दिया था। किसने दिया था? विलियम ईस्टर ने दिया था। 1912 आईक्यू कॉन्सेप्ट विलियम ईस्टर ने दिया था 1912 में। तो ये रहे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आप में इसमें समझ में आया होगा कि ये बेसिक पॉइंट्स है। आईक्यू से एक क्वेश्चन और अब्राहम मैस्लो से कंफर्म एक से दो क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको देखिए, समझिए और पढ़िए और आप इस एग्ज़ाम में अच्छा करिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।